मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से बोल रही हूँ। बच्चे, आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट हिंदी पोएम 6 पढ़ेंगे। पोएम का नाम है उषा और इस पोएम को लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। तो आइए हम शमशेर बहादुर सिंह के बारे में समझते हैं। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसको अब हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। इनकी कुछ रचनाएं जो प्रकाशित हुई हैं वो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी काल, तुझसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी इन्होंने किया है और इनको जो है सम्मान प्राप्त हुए हैं। साहित्य अकादमी सम्मान तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया गया है। इनका निधन सन 1993 ईस्वी अहमदाबाद में हुआ। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। ये एक पंक्ति देते हैं। इसके बाद इनके बारे में बताया गया है कि खुद को उर्दू और हिंदी का दो आब मानने वाले शमशेर की कविता का एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियतेय की है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में होती है। उनकी यह बिंबधर्मिकता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत काशीदाकारी का मांदा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है यानी हटाता है, बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है, मतलब उनकी भाषा में रम जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। ओ माध्यम, क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज जो है वो थोड़ा अलग है। दोनों कविताओं में यानी दोनों भाषाओं में इनका जो स्वभाव है थोड़ा अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों का दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस हो जाता है, अनुगुजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी जो है बाध्य कर देती है। प्रयोगवादी 1943 से प्रारंभ कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास इन्होंने बहुत अच्छे कवियों के साथ में मिलकर किया। अपना आसपास पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर सामने आई यानी अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता जो है वो उषा सूर्योदय के ठीक पहले के जो पल होते हैं और वो जो परिवर्तित होते रहते हैं, प्रकृति का इसी का शब्द चित्रण यहाँ पे किया गया है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्द में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के भरे जीवन हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है यानी रचनाकार भी है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत प्रवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है और है हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा अर्थात सवेरा। तो बच्चों, ये था इनका जीवन परिचय। अब हम पढ़ेंगे कविता उषा। उषा मतलब होता है सवेरा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। प्रातः यानी सुबह। सुबह का जो आसमान था, नभ यानी आसमान, तो सुबह का जो आसमान था वो कैसा दिखाई पड़ रहा था? एकदम नीले शंख के जैसे। सुबह हो रहा था, भोर होना यानी सुबह होना, सुबह हो रहा था और सुबह का जो आसमान है वो बिल्कुल नीले शंख के जैसा दिखाई पड़ रहा है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। देखने में वो कैसा लग रहा है बच्चों?
कि जैसे किसी स्त्री ने अपने चूल्हे चौके को राख से लीप दिया हो, गीला गीला दिखता है, बिल्कुल वैसे राख से लिपा हुआ गीला चौका की तरह वो सुबह जो अभी अंधेरा छट गया है, सवेरा हो रहा है, वो सुबह इस तरह से दिख रहा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बच्चे जब अपने 4-5 बजे उठते हैं, अंधेरा तो दूर हो जाता है, सुबह होने लगता है, लेकिन रोशनी नहीं होती है, तो उस समय का जो आसमान होता है उसकी तुलना जो है इन सब चीज़ों से कर रहे हैं। राख से लिपा हुआ चौका से बहुत काली सील जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। कैसे दिख रहा है? जब थोड़ा और सुबह होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत काली काली सील हो, काला सिल यानी पत्थर हो, और उस पे किसी ने लाल रंग का केसर थोड़ा सा घोल के डाल दिया हो। इस तरह से वो आसमान जो है नभ सुबह सुबह दिख रहा है। या थोड़ा जब और सुबह होता है तो स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। ऐसा लगता है कि जो बच्चे होते हैं काले काले स्लेट पे लाल खड़िया यानी चौक इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से ऐसा लगता है आसमान में, सुबह के आसमान में किसी ने लाल कलर का खड़िया या चौक मल दी हो, रगड़ दी हो। इसके बाद देखते हैं कि जब सुबह थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, धीरे धीरे उजाला और फैल जाता है, तब नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। फिर कैसा लगता है वो सवेरा, वो आसमान कैसा लगता है कि जैसे गांव की कोई स्त्री समुंदर या नदी की पानी में अपनी गोरी गोरी बदन को जो है नहला रही हो, और उसकी जो परछाई होती है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे नीले जल में किसी सुंदर स्त्री की जो है गोर देह अर्थात गौर बदन झिलमिला रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। इसके बाद जब सवेरा थोड़ा और हो जाता है, उजाला और बढ़ता है और धीरे धीरे सूरज की रोशनी आने लगती है, तब जो है यहाँ पे वो भ्रम का जो जादू होता है वो टूट जाता है, और आँख खुलते ही उस भ्रम रूपी जो आँख होती है वो खुलते ही हमको क्या दिखता है कि आसमान में चारों तरफ उजाला फैल गया है और धीरे धीरे जो है सूर्योदय हो रहा है, अर्थात आकाश में सूरज निकल रहा है। तो बच्चों ये था कविता, बहुत छोटा था, इसका भावार्थ भी बहुत ही आसान है। आप लोग इसके भावार्थ को लिखिएगा, कविता को 2 बार पढ़िएगा, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। फिर आता है उससे संबंधित नीचे अभ्यास के कुछ प्रश्न, तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? तो बच्चों इसमें देखो, अभी बताया कि राख से लिपा हुआ चौका। राख से लिपा हुआ चौका का मतलब है बच्चे कि गांव में जो स्त्रियां होती हैं वो चूल्हे पर लकड़ी लगा के खाना बनाती हैं, लकड़ी जलाकर खाना बनाती हैं, जिससे चूल्हा चौका जो होता है वो काला पड़ जाता है। तो खाना बनाने के बाद उसको जो है सफ़ेद मिट्टी को भिगाकर जो है लिपाई पोताई की जाती है, या राख से जो है उसको लिपा पोता जाता है, तो वो थोड़ा सा काला और थोड़ा सा सफ़ेद दिखता है। इसीलिए जो है राख से लिपा हुआ चौका का जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है सुबह सुबह के नभ के बारे में। तो राख से लिपा हुआ चौका है। दूसरा जो है स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मल दी हो, वो है उपमान। तीसरा जो है सिल है, काला सिल है। तो इस तरह से 3-4 उपमान का प्रयोग किया गया है। इससे पता चलता है कि जो है ये कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। नेक्स्ट, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ, समझाइए। तो राख से लिपा हुआ गीला चौका का अभी मैंने मतलब समझाया पहले प्रश्न में कि जो गाँव की स्त्रियाँ होती हैं वो गाँव में खाना चूल्हे पर लकड़ी से जो है जलाकर बनाती हैं, जिससे चूल्हा चौका काला पड़ जाता है। उसको साफ और स्वच्छ करने के लिए जो राख जैसी मिट्टी होती है उसको गीला करके लिपाई पोताई करते हैं, जिससे वो चमक जाता है। तो आसमान भी सुबह का जो होता है वो बिल्कुल राख से लिपा हुआ चौका की तरह गीला अभी पड़ा हो ऐसा प्रतीत होता है।
अपनी रचना, अपने प्रवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको अपना दिमाग लगाना है कि आप कैसे जो है अपने कुछ नए उपमान का प्रयोग करके सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचोगे। तो जैसे मैं एक उदाहरण बता देती हूँ कि सुबह जब सूरज निकलता है तो कैसे लगता है कि जैसे कोई स्त्री के माथे पे लाल कलर की बड़ी सी गोल सी बिंदी चमक रही हो, और जब सूर्यास्त होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आसमान में या जो है हमारे घरों के आसपास किसी ने रंग बिरंगे गुलाल लाल कलर के जो है उड़ा दिए हों और पूरा वातावरण लाल कलर का हो गया है। तो इस तरह से जब सूर्यास्त होता है तो पूरा आसमान लाल हो जाता है धीरे धीरे, और जब सूर्य उदय होता है तो पहले गोल सा लाल सा थाली जैसा सूरज निकलता है, फिर धीरे धीरे उस पर से किरणें आती हैं। तो इस तरह से आप उपमान का प्रयोग करते हुए इसका वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपसदारी। सूर्योदय का वर्णन लगभग सभी बड़े कवियों ने किया है। प्रसाद की कविता बीती बिभावरी जागरी और अज्ञेय की बाबरा आहेरी की पंक्तियां आगे बॉक्स में दी जा रही हैं। उषा कविता के समांतर इन कविताओं को पढ़ते हुए नीचे दिए गए बिंदुओं पर तीनों कविताओं का विश्लेषण कीजिए और यह बताइए कि कौन सी कविता आपको ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। तो यहाँ पे आपको देखना है 3 रूप में इसको बताना। उपमान, शब्द चयन, परिवेश। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही है। तारा घट उषा नागरी, खग कुलकुल कल सा बोल रहा है। किसले का अंचल डोल रहा है। लो यह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अंधरों में राग अमंद पिए, अलकों पे मलज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। ये जयशंकर प्रसाद जी ने जो है यहाँ पे दिया है, लिखा है। तो इसको आप लोग जो है पढ़िए और समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद आप इसको तुलना भी कर सकते हैं अपनी उषा कविता से, और इसमें किन किन बिंदुओं का जो है प्रयोग किया गया है उसको भी आप ध्यान से देखिए और समझिए। नेक्स्ट, ये जो है दूसरा कविता है। भोर का बावरा अहेरी, पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। छोटी छोटी चिड़िया मझोले परेवे, बड़े बड़े पंखी डैनों वाले, डील वाले डॉल के बेडौल उड़ने जहाज। जैसे मतलब ये सब बता रहे हैं, जब सवेरा होता है तो ये सारे अपने अपने कार्य पे चल देते हैं, शुरू कर देते हैं अपने अपने काम करने। कलश तिथुल वाले मंदिर शिखर से ले तार घट की नाटी मोटी चिपटी गोल धुस्सों वाली उपयोग सुंदरी बेपनाह काया को, गोधूली की धूल को, मोटरों के धुएं को भी, पार्क के किनारे पुष्प त्राग कर्णकार की आलोक खच्ची तन्वी रूप रेखा को, और दूर कचरा जलाने वाली कल की उडंड चिमनियों को, जो धुओं यूं उगलती मानो उसी मात्र से अहेरी को हरा देगी। तो ये सारे के सारे जो कविताएं हैं अभी आप पढ़े हो उषा कविता, उनमें से जो है इनकी भी कुछ समांतर पाए जाएंगे, उसको आपको देखना है, ढूंढना है और समझना है। ये कविता लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी ने। तो आप इसमें भी तुलना स्पष्ट करेंगे। तो बच्चों ये था पूरा का पूरा कविता और इसका शब्दार्थ। इसमें से आप जो कठिन वर्ड होगा वो आप लोग समझ के ढूंढ के लिख सकते हो। वैसे तो इस कविता में कुछ कठिन नहीं है, कोई भी शब्द जो आप लोगों को नहीं आएगा, इसीलिए शब्दार्थ नहीं दिया गया है यहाँ पे। तो इसके प्रश्न और इसके भावार्थ को मैंने समझा दिया है। ये दोनों आप लोग अच्छे से लिखिएगा और याद करिएगा। याद करने के साथ साथ बच्चों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे संबंधित हम आपको नए नए वीडियो रोज़ देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।